नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला किया है कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। स्पीकर ने कहा कि अजीत गुट को 41 विधायकों का समर्थन रहेगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास। सुनील, तो पहले चुनाव आयोग से झटका और अब विधानसभा के अध्यक्ष से ही एक बड़ा झटका है शरद पवार गुट के लिए। बिल्कुल निधि, जैसा कि एक उम्मीद थी कि जो शिवसेना के संदर्भ में जिस तरह का फैसला सुनाया विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने, ठीक वैसा ही फैसला आएगा और अमूमन उसी तरह का फैसला ये आया है। हालांकि इसमें 12 शेड्यूल का ज़्यादा आधार नहीं बनाया उन्होंने विधानमंडल में विधायकों की जो संख्या है 53 उसमें 41 विधायक जो हैं कि अजीत पवार के समर्थन में हैं, इसीलिए उनको और साथ ही उनका चयन हो चुका था राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, तो उसको आधार मानते हुए उन्होंने अजीत पवार को ही असली शिवसेना का अध्यक्ष माफ़ कीजिए असली एनसीपी का अध्यक्ष माना है। और जो याचिकाएं दी गई थी विधायकों की पात्रता रद्द करने की, वो दोनों तरफ की याचिकाओं को उन्होंने रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि पार्टी में कोई टूट नहीं हुई थी, कोई फूट नहीं पड़ी थी, ये एक पार्टी के अंदरूनी कलह का मामला है, अंदरूनी ग्रुप का मामला है, तो इसको 10 शेड्यूल के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि अंदरूनी तौर पर देखा जाना चाहिए। इसीलिए दोनों याचिकाएं खारिज कर दी जा रही। इसमें एक चीज़ और गौर करने की बात है निधि, जो उन्होंने एक तरह से उन्होंने उल्लेख नहीं किया, लेकिन जो इसमें एक बहुत बड़ा तकनीकी पेश था, शिवसेना के दौरान जो बातें हुई थी उसमें व्हिप जारी हुआ था और दोनों तरफ से व्हिप जारी किया गया था और उस पर एक बहुत बड़ा एक तरह से कानूनी पेच फंसा हुआ था। लेकिन इस बार हम देखेंगे अजीत पवार के एनसीपी में जब फूट हुई तो न तो अजीत पवार की पार्टी की तरफ से एक पूरा विधानसभा सत्र भी हुआ, कोई व्हिप जारी किया गया, न तो ही शरद पवार गुट की तरफ से कोई व्हिप जारी किया गया था। सिर्फ विधायकों के 12 विधायकों के अपात्रता की याचिका जो है कि अजीत पवार गुट की तरफ से दी गई थी और 9 विधायकों के अपात्रता की याचिका जो है कि शरद पवार गुट की तरफ दी गई थी। तो चूंकि कोई व्हिप नहीं था, इसलिए किसी तरह की कार्रवाई का आधार विधानमंडल में नहीं बनता है, ऐसा कहीं ना कहीं सामने आया इस बात को लेकर। और विधानसभा अध्यक्ष ने इस तरफ को स्पष्ट कर दिया कि ये मामला जो है कि 10 शेड्यूल के तहत नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये पार्टी में क्योंकि फूट नहीं हुई है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, अनुशासनहीनता एक तरह से हुई है, तो उस तरह का मामला है। लेकिन चूंकि अजीत पवार को लेजिस्लेटिव पार्टी ने और बाकी ने एक तरह से चुना हुआ है प्रक्रिया के तहत, इसलिए वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, असली एनसीपी उन्हीं की है और कोई भी विधायक जो है वो अपात्र नहीं है, बल्कि सभी विधायक पात्र हैं। बिल्कुल सुनील, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति के बाद आइए सीधे रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति का, जो गरमाई हुई है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल में हुई संदेश खाली हिंसा का मामला विधानसभा में उठाया। हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे साथ में। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में संघ का बेस है और वहाँ पहले भी दंगा हुआ है, ये भी जोड़ दिया उन्होंने कि अन्याय नहीं होने देंगे। राज्य की पुलिस हर घर जाकर समस्याएं दर्ज कर रही है और ये आरोप भी लगाया कि शेख शाहजहां ईडी के निशाने पर था। ये ममता बनर्जी ने आज विधानसभा के अंदर कहा है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं बीजेपी ने आज विरोध प्रदर्शन किया, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया है। वहां के नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में विधायकों ने संदेश खाली हिंसा मामले पर प्रदर्शन किया और उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। सिलीगुड़ी में भी बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन निकाला, इस दौरान पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई है। ये तस्वीरें भी हम देख सकते हैं। और इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने संदेश खाली की हालत को लेकर भी चिंता जाहिर की है। तो सुन लेते हैं पहले कुछ नेताओं को, उनका क्या कहना रहा है। मैंने आने से पहले अभी देखा संदेश खाली पर ममता जी ने विधानसभा में एक बात कही है और बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। संदेश खाली इज अ बर्नर ऑफ आरएसएस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ममता जी? Why you have become so ugly, so cruel, so anti-woman, ममता जी? आप तो एक बड़ी महिला नेत्री रही है ना, संघर्ष से आई हैं। सीपीएम सरकार में आपने कितना संघर्ष किया हमने देखा है। और आज आपके सीपीएम के ये टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं, वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती हैं कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी।
शर्म करें आप। और हमारे साथ इस मामले में अरुण हल्दर हैं, प्रमुख हैं अनुसूचित जाति पैनल के। ये संदेश खाली में आरोपों की जांच करने गए थे। अरुण हल्दर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि आप वहां से आए हैं, क्या हालात आपने वहां पे देखे? आज हम लोग पूरा टीम लेके संदेश के लिए गया था। प्रशासन पहले से हम लोग को असहयोगिता कर रहा था, क्योंकि उधर में परिस्थिति ऐसा है, लोगों को दिखाने का लायक नहीं है। वो लोग नहीं चाहता था कमीशन जाके इनको पूछताछ करे, तब भी हम लोग बहुत गेरिला कायदा में उधर गया है। छोटा छोटा वैन लेके लोगों को पास पहुंच गया, 12-14 महिला लोगों से बातचीत किया है। मेरे सामने जो बात रखा है उन्होंने, वो लोग बोल रहा है इन लोगों को, महिला लोगों को उठा उठा के लेके जाता है। वो शाहजहान मोल्ला, शिबू सरदार एंड 3 जो कंपनी है, इन लोग मिलके ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं महिलाओं को। से 2019 से लेके सब टॉर्चरिंग चल रहा है। और अभी भी रेप एंड जिस बहुत बुरा काम जो कर रहा है ये लोग, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे काम कर रहा है। लोग बोलने के लायक नहीं, लेकिन उन लोगों का इशारा में हम लोग समझ लिया जो महिलाओं के साथ क्या कर रहा है। एक भयंकर परिस्थिति बना के रखा है, कोई सुनने वाला लोग नहीं है। पुलिस उधर जाके और भी डरा धमका के रखा है, किसी से मुख मत खोलो। बड़े ऑफिसर लोग है। बाद में हम लोग पुलिस से मिलने के लिए, बात करने के लिए आया, उधर में एडीजी भी उपस्थित था, लेकिन हम लोगों को देख के वो लोग भाग गया। किसी ने हमारे साथ सहयोग के बात करने की भी राजी नहीं हुआ। फिर हम लोग उधर का परिस्थिति देख के हम लोग चला आया। एक जंगल राज चल रहा है, लगता है तालिबानी राज चल रहा है। ये लगता नहीं है भारत का कोई जगह है, ये लगता नहीं है जो हमारा भारत भूखंड में है। ऐसा परिस्थिति बना के रखा है, बहुत ही गलत परिस्थिति करके रखा है। हम लोग कल राष्ट्रपति से मिलेंगे, ऑलरेडी टाइम दिया, कल 11 बजे माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलके संदेश खाली का परिस्थिति लेके पूरा बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर का जो परिस्थिति है सब बताएंगे। अनुसूचित जाति वर्गों को, लोगों के ऊपर कैसे टॉर्चर चल रहा है। जो सेकेंड लार्जेस्ट एससी पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री, इस कंट्री में माननीय ममता बनर्जी को इसको देखना चाहिए था, इन लोग सेफगार्ड करना चाहिए था, लेकिन इनको सेफ नहीं कर पा रहा है। ये लोग आतंकित है, भयावह परिस्थिति पैदा करके रखा है, कोई बात ही नहीं कर पा रहा है। अरुण जी, लेकिन ममता बनर्जी ने आज विधानसभा में कहा है कि संदेश खाली में संघ का एक तरह से गढ़ है, इसलिए हालात बन रहे हैं ऐसे। ये वाला बात अगर पहले आता तो बात होता। अभी देखिए इन लोगों को सब कुछ छुपाने का कोशिश कर रहे हैं, साथ सामने आने के लिए नहीं दे रहा है। अभी उनका पार्टी का जो लोगों का साथ जो मेन कल्प्रिट है, शाहजहान को क्यों अरेस्ट नहीं किया है, अभी भी उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। इतना बड़ा भयंकर कंप्लेन उनका अगेंस्ट में है, उसके बावजूद उनको बचाने का कोशिश कर रहा है। कैसे नहीं मिलेगा इनसे, ये न्याय मिला नहीं सकता है। एकमात्र व्यवस्था पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन जारी करना है। राष्ट्रपति शासन बिना पश्चिम बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। बहुत परिस्थिति खराब करके रखा है लोग। अरुण जी, लेकिन राष्ट्रपति शासन तो जब कानून व्यवस्था समाप्त होती है तब लगता है, और अगर आप इसकी बात भी कर रहे हैं तो ये तो फिर उस राज्य के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। बिना राष्ट्रपति शासन बिना, मैं तो क्लियर बोलना चाहता है, अनुसूचित जाति वर्गों को सेफगार्ड करने के लिए यह कमीशन बनाया गया है। अनुसूचित जाति वर्गों को सेफगार्ड करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी ने एक कमीशन बनाया गया है। मेरा रिपोर्ट क्लियर जाएगा। देश में बहुत स्टेट में हम लोग जाता है, ऐसा कानूनी व्यवस्था कहीं पे भी नहीं है। पुलिस लोग सामने आने के लिए डर रहा है, क्योंकि हम लोग क्या पूछेंगे इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा हालत किसी भी स्टेट पे नहीं होता है। कम से कम पुलिस तो आएगा, उससे पूछेंगे तो पूछताछ तो करेंगे। तो ऐसा शर्मिंदा का बात है, वो हमारे सामने बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी से पता चलता है इसी स्टेट का हाल क्या है। अभी विदाउट प्रेसिडेंस रूल्स इस हालत कभी भी सुधरेगा नहीं। अरुण जी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं, उन्होंने आज विधानसभा में कहा है कि पुलिस जो वहां पे है घर घर जाकर लोगों से बात कर रही है। पुलिस थाना में बैठा है, कोई घर घर नहीं जा रहा है, पुलिस थाना में बैठा है और कोई लोग कंप्लेन देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कंप्लेन, मैंने वही चीज बताई, कंप्लेन देने आस्था का वातावरण तैयार करना पड़ेगा। वो लोग जानते हैं कंप्लेन जिसका नाम पे देगा वही रात में आके उठा के लेके जाएगा, वही पिटाई करेगा, वही धर्षण करने के लिए उठा के लेके जाएगा। तो कैसे, वो लोग हाल ही नहीं है। लोग प्रतिवाद करने के लिए भाषा न हुआ, महिलाओं के साथ जब बात किया उन्होंने, जो बात करने का इशारा है, देखिए शर्मिंदा सबका है, तो महिला लोग तो बोल नहीं सकता ऐसा किया है, लेकिन उन लोगों को तो इशारा है, वो तो समझ लिया लोग क्या क्या किया उन लोगों के साथ। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। अरुण हल्दर हैं,
प्रमुख हैं जो शेड्यूल कास्ट पैनल है उसके, और वहाँ से पूरा दौरा कर समीक्षा करके लौट रहे हैं और राष्ट्रपति शासन की बात को कह रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 2024 से पहले राजनीति गरमाई रही है। ममता बनर्जी के लिए एक तरह से झटका माना जा सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि इतनी गंभीर स्थिति नहीं है। लेकिन उनकी जो सांसद हैं अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती, जादवपुर से सांसद हैं, उन्होंने अपने इस्तीफा की पेशकश कर दी है, दे दिया एक तरह से। उनका कहना है मिमी चक्रवर्ती का कि स्थानीय नेताओं के साथ उनके जो मतभेद हैं वो सुलझ नहीं रहे हैं। हालांकि इस्तीफे के बाद बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया है कि इनको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन ये मामला कैसा है, कितना गंभीर है, हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमें इस पर और जानकारी दे रहे हैं। अभिनेत्री और सांसद मिमी चक्रवर्ती आज अपने इस्तीफा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंपे हैं। मिमी चक्रवर्ती सांसद है तृणमूल कांग्रेस से, जादवपुर चुनाव क्षेत्र से उन्होंने चुनाव जीतकर 2019 में सांसद बने थे। दो सांसद बने थे जो अभिनेत्री भी थे, नुसरत जहान जो बशीरहाट से सांसद बने थे, और मिमी चक्रवर्ती जो कोलकाता के जादवपुर चुनाव क्षेत्र से सांसद बने थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र है और यहाँ से वो चुनाव जीत के सांसद बने थे। लेकिन वो कहती है कि अब उनके जो ये चुनाव क्षेत्र है वहाँ पे लोकल नेताओं के साथ उनकी बन नहीं रही हैं, बाधाएं डाले जा रहे हैं उनके काम में। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किए हैं। कहा है उनको कि जो विषय मिमी चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री को बताया है उन सारे विषय मुख्यमंत्री संभाल लेगी। और इसी बात के साथ जब मिमी चक्रवर्ती मुख्यमंत्री से आज मिले, बाहर आकर उन्होंने ये जो बयान है जारी किया मीडिया के सामने। लेकिन मिमी चक्रवर्ती, जैसे हमने कहा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र जो जादवपुर है वहाँ से उनको चुनाव लड़ाया गया था तृणमूल कांग्रेस द्वारा। ममता बनर्जी ने उनको राजनीति में लाए थे और 2019 में वो सांसद बने थे नुसरत जहान के साथ, जो बशीरहाट के सांसद हैं वहाँ से। लेकिन अब मिमी चक्रवर्ती ने लोकल नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व के साथ तालमेल ना होने की वजह से उन्होंने अपनी इस्तीफा दिए हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी इस्तीफा स्वीकार नहीं किए हैं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और आपको पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ एक और जानकारी दे देते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महुआ मोइत्रा को फिर से समन किया है। फेमा के मामले में 19 फरवरी को ये समन किया गया है। और बात अब जन सरोकार की बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए कि अगर डॉक्टर्स को लापरवाही के लिए उपभोक्ता अदालतों में लाया जा सकता है तो खराब सेवा के लिए वकीलों पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के 2007 के इस फैसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल यह है कि क्या वकीलों को मिली फीस को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सेवा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में इस वक्त तकरीबन 13 लाख वकील हैं। और इस पर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने बात की सुप्रीम कोर्ट के वकील नीरज गुप्ता से। आइए सुनते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में वकील नीरज गुप्ता साहब हैं। बहुत साल से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं आम लोगों को अगर हम समझाएं तो इसके क्या मतलब है इसका? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सर्विसेज अगर पेड हैं या पार्टली पेड हैं या डेफर्ड हैं तो वो सारी कवर्ड होती हैं। लेकिन जहाँ तक अधिवक्ताओं के मामले में अगर हम क्वेश्चन करें तो अधिवक्ताओं का रोल बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि अधिवक्ता जो होता है वो कोर्ट के लिए कोर्ट का ऑफिसर है और वो माउथ पीस नहीं है केवल क्लाइंट का। उसको कानून के हिसाब से अपने जैसा केस है उसके अपने क्लाइंट को, मुवक्किल को रिप्रेजेंट करना होता है, ना कि मुवक्किल के फेवर में जो भी जैसा भी हो जीतने के लिए कुछ भी बोले। और अल्टीमेटली किसी केस का रिजल्ट जो होता है वो अधिवक्ता के ऊपर नहीं होता है, वो अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करती है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब तो कोर्ट खुद ही ये सवाल पूछ रही है कि अगर कोई फीस ले ले वकील और पेश ना हो
तो ये क्या पूरा मामला है? सेवाओं में वकील क्योंकि वो फीस लेते हैं, तो सवाल ये है कि सर्विसेज में वकील क्यों नहीं आएंगे? देखिए, सरकमस्टेंसेस बहुत बार वकीलों के केस में ये होता है, मान लीजिए कोई अगर वकील 2 केसेस कर रहा है, एक कोर्ट में ऑलरेडी आर्ग्यू कर रहा है और दूसरी कोर्ट में पुकार हो गई, बुला लिया कोर्ट में, तो वो उस कोर्ट को छोड़ करके जा नहीं सकता जब तक कोर्ट परमिशन ना दे। ऐसे केसेस में अगर कोई डिफ़ॉल्ट है वकील की, तो वो क्या सर्विस की कैटेगरी में डिफ़ॉल्ट में माने? क्योंकि अगर आपकी नेग्लिजेंस है तो एक मुद्दा है, लेकिन अगर आप किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो देखना जरूरी है, और उसके लिए एडवोकेट एक्ट में अपने आप प्राविधान है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखती है कि किस तरीके का मामला है, क्या वकील की नेग्लिजेंस है या नहीं है। इसके लिए एक अलग अधिवक्ता में अगर उस तरीके से होगा तो कोई भी वकील सेवा देने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा क्या है जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज का मुद्दा है वो 2007 में नेशनल कमीशन ने एक जजमेंट दिया था जिसमें वकीलों की सेवाओं को भी सेवा के आधार पर लाए थे, और उसमें ये कहा था कि वकीलों की अगर नेग्लिजेंस है किसी सेवा में तो उसको भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर करेंगे। तो उस पर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। अब ये जो हियरिंग है, इसके कितने महत्वपूर्ण है वकीलों के लिए, खासतौर पर जो प्रोफेशन के लिए और जो क्लाइंट हैं उनके लिए? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जैसा कोर्ट डिसाइड करेगी उसके हिसाब से होगा कि ये वकीलों की सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएंगी या नहीं आएंगी। अगर आती हैं तो ऑब्वियसली सारे वकील का जो भी सेवा होगी, जब भी नेग्लिजेंस का मामला उठेगा या कोई भी क्लाइंट जाना चाहेगा तो वो आगे कंप्लेंट कर सकता है। अगर कोर्ट इसको अपील को अलाउ कर देती है और उसकी सेटिस्फाइड कर देती है नीचे के जजमेंट को एनसीडीआरसी के, तो उस केस में फिर वकीलों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। तब उस केस में केवल यही आपके पास रिलीफ होगी कि अगर कोई नेग्लिजेंस का मामला है, कुछ है, तो एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला है, काफ़ी इसका असर भी होगा और सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई लगातार जारी है। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली के अलीपुर की मेन मार्केट में भारी दिल्ली आग लग गई है। कई दुकानों में आग लगी है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अभी तक आग कंट्रोल में नहीं है। मार्केट के पास में ही पेंट और फैक्ट्री बनी हुई थी, उसकी फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी और पेंट के ड्रम्स से आग आसपास की दुकानों में फैल गई। तस्वीरें सहयोगी अनिल कुमार ने भेजी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रद्द कर दिया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार को झटका है जिस तरह से ये चुनावी बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और मनमाना बताया है। कोर्ट ने कहा है कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन सही नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है और राजनीतिक दलों का फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। The information about the funding of political parties is essential for the effective exercise of the choice of voting. One of the factors which contributes to political inequality is the difference in the ability of persons to influence political decisions because of economic inequality. Economic inequality leads to differing levels of political engagement because of the deep association between money and politics. At a primary level, political contributions give a seat at the table to the contributor. That is, it enhances access to legislators. This access also translates into influence over policy making. There is also a legitimate possibility that financial contribution to a political party would lead to quid pro quo arrangements because of the close nexus between money and politics. मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आपको याद होगा कि जब ये संशोधन लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन लाया गया था और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन लाया गया था, कंपनीज एक्ट में संशोधन लाया गया था। इस नज़रिए से लाया गया था कि इसके द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो निश्चित रूप से पैसा भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार थी।
तो ये मेरे दोस्त लेट अरुण जेटली जी का ब्रेन चाइल्ड था और इसका नाम रखा था इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। अब किसानों की करते हैं। किसानों और सरकारी नुमाइंदों के बीच अब तक जो चौथे दौर की बैठक थी वो शुरू नहीं हो सकी। ये बातचीत करीब 5 बजे शुरू होने वाली थी। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने कल भारत बंद की अपील की हुई है। ये तमाम दृश्य आप देख सकते हैं दिल्ली के बॉर्डर इलाकों, सरहदी इलाकों से देखने को ऐसी परिस्थितियां मिल रही हैं। तो ये जानकारी और भी दे दें कि एक बार फिर से जिस तरह से किसान आंदोलन शुरू हो गया है, एमएसपी के मसले पर राष्ट्रीय बहस होने लगी है। 2021 में 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के दौरान सरकार ने मौजूद एमएसपी व्यवस्था को कारगर पारदर्शी बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक 26 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। देखिए रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति करीब 1.5 साल बाद भी अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप सकी है। बजट सत्र के दौरान 2 फरवरी को इस मुद्दे पर बीआरएस सांसद बी लिंगैया के एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में कहा कि समिति की बैठकें उसे सौंपे गए विषय वस्तुओं पर विचार विमर्श करने के लिए नियमित आधार पर आयोजित की जा रही हैं। अब तक समिति की 6 मुख्य बैठकें और उसके उप समूहों की 31 बैठकें या कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले 18 महीने में 37 दौर की बैठकों के बाद भी हाई लेवल कमेटी के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बन सकी कि मौजूदा मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था को कैसे और कारगर बनाया जाए, किसानों को फसलों की विविधीकरण के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए और देश में प्राकृतिक खेती को कैसे प्रमोट किया जाए। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी मतभेद की वजह से ही 18 महीने बाद भी हाई लेवल कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप सकी है। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-2021 के दौरान किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने इस समिति के गठन के फौरन बाद ही इसे खारिज करते हुए इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो, तो 30 से भी ज्यादा बैठकें हुई, परंतु कहीं से लीगल गारंटी की बात जो आज उठ रही है, तो ये आए क्यों नहीं थे हम लोगों के साथ में। मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है जिससे कि बिहार और उत्तर प्रदेश और बाकी के वैसे राज्य जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अभी भी वो एमएसपी का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी फ़ायदा मिले, ना कि सिर्फ इस फूड सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ पंजाब और हरियाणा के सारे किसानों का ही एक रिप्रेजेंटेशन हो। दिल्ली किसानों की है, किसान और मजदूरों की दिल्ली है, वो यहाँ आए, यहाँ उनका स्वागत है। इस हाई लेवल कमेटी के सदस्य गुनी प्रकाश ने एनडीटीवी को बताया कि मौजूदा एमएसपी को ज्यादा असरदार और पारदर्शी कैसे बनाया जाए, इस पर सदस्यों में मतभेद हैं। कुछ सदस्य मंडी व्यवस्था को बनाए रखने के हक में हैं, जबकि कुछ का मानना है कि किसानों को मंडियों के बाहर उपज बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। फसल विविधीकरण के मुद्दे पर भी समिति में एक राय नहीं है। भारतीय बाजार अभी प्राकृतिक खेती के लिए तैयार नहीं, हमें चिंता है कि इससे पैदावार घट जाएगी जिससे किसानों को नुकसान होगा। अहम मुद्दों पर समिति में गतिरोध के बीच 2004 में बने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले किसान आयोग के सदस्य पद्म भूषण डॉक्टर आरबी सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आयोग की सिफारिशों को देश में सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका है। उनके मुताबिक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को सही तरीके से लागू करने के लिए ये जरूरी है कि एमएसपी पर एक नया कानून बने। जो अभी किसान नाराज हैं क्योंकि उन्हें ये व्यवस्था जैसे आपने कहा सही से लागू नहीं हो पा रही है जमीन पे, किसान नाराज हैं और वो चाहते हैं कि एमएसपी पर एक नया कानून बनना चाहिए। आपको लगता है ये सोच व्यवहारिक है? नहीं, देखिए एमएसपी को तो रखना है और उसको कैसे रियलाइज करना है उसकी जरूरत है, इसमें थोड़ा सा विचार रखने की जरूरत है। कानून जरूरी है, एमएसपी लॉ की मांग हो रही है। हाँ, लॉ की मांग होनी चाहिए, कानून होना चाहिए और हमें किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। जाहिर है एमएसपी के मसले पर राष्ट्रीय बहस जल्दी खत्म होने के आसार दिखाई नहीं देते। दिल्ली से प्रशांत वर्मा और आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बाद अपनी संसदीय क्षेत्र रायबरेली की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है। उसमें उनका धन्यवाद देते हुए कहा है कि उम्मीद है कि रायबरेली की जनता आगे भी गांधी परिवार का सहयोग करती रहेगी। देखिए खास रिपोर्ट। रायबरेली से गांधी परिवार का बेहद लंबा और गहरा संबंध रहा है। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक ने रायबरेली के जरिए सदन तक का रास्ता तय किया। अब बढ़ती हुई उम्र और स्वास्थ्य कारणों से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से कर सकती हैं। सोनिया गांधी की चिट्ठी पर बीजेपी ने हमला किया है। मैं फिरोज गांधी कॉलेज में फिरोज गांधी की मूर्ति लगवाना चाहता था। सोनिया गांधी ने मुझसे नाराज होकर के कहा कि फिरोज गांधी की कोई मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। जो अपने ससुर की मूर्ति लगने नहीं देना चाहती और आज पत्र में फिरोज गांधी को अपना ससुर बताती हैं, तो अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। फिरोज गांधी की मूर्ति पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कभी एक फूल तक नहीं चढ़ाया। उन्होंने कभी फिरोज गांधी का नाम नहीं लिया आज तक रायबरेली की जनता के बीच में। रायबरेली सीट को कांग्रेस हमेशा से अपना गढ़ मानती रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी विपक्ष रायबरेली में गांधी परिवार को हरा नहीं सका। यहां तक कि 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव हार गए और कांग्रेस लोकसभा में यूपी से 1 सीटों पर सिमट गई, तब भी रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को चुनकर संसद भेज दिया। हालांकि अखिलेश यादव ऐसा नहीं मानते। अखिलेश यादव का कहना यह है कि अमेठी रायबरेली कांग्रेस का गढ़ नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के समर्थन की वजह से कांग्रेस के जीत का कारण रही है। रायबरेली से सोनिया गांधी ने लड़ने से मना कर दिया है, तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला होगा। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। राजनीतिक बयानबाजी जो भी हो, लेकिन रायबरेली की जनता ये मानती है कि सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने का असर जरूर पड़ सकता है। तो रायबरेली तो हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा है और उन्हीं के नाम जाना जाता है। अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती है तो ये रायबरेली वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। आप किसी से भी पूछिए, जो भी नए हों पुराने लोग हों, सब से वो इतने ज़्यादा आत्मीय हैं, सब उनको जो है बहुरानी की तरह से जानते हैं, रायबरेली के नाम से जानते हैं और उन्होंने भी इसको अपना बिल्कुल ससुराल की तरह ही समझ के रखा है। अब ये तय हो चुका है कि सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में यूपी कांग्रेस प्रियंका गांधी को किसी भी तरह से राजी करके रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि लोकसभा में 1 सीटों पर सिमटने के बाद अगर रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ता है तो यूपी में कांग्रेस की स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो जाती है। अब देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस की सिफारिश को मानकर रायबरेली चुनाव लड़ने आती हैं या फिर इस बार रायबरेली से किसी गैर कांग्रेसी परिवार का प्रत्याशी उतारा जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।